हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार। हमारे जैसे टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है हम बीच में लेक्चर नहीं हो पाए मेरे। फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और फ़ोन से मैं वीडियो शूट करता हूँ तो साउंड प्रॉब्लम थी, साउंड क्लियर नहीं आ रही थी। जैसे कि अगर आपने कुछ वीडियो देखी होंगी तो उसमें भी आपको लगा होगा कि साउंड जो है क्लियर नहीं था। तो उसी को मतलब सही करने के चक्कर में और लॉकडाउन की वजह से फ़ोन भी सही नहीं हो पा रहा था मेरा। तो जो है वीडियो रेगुलर नहीं आ पाई और बंद हो गई बीच में, वीडियो मैंने बनाना छोड़ दी। लेकिन फिलहाल अब सब कुछ ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में जो है ऑलरेडी हम 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे की प्रोसेस मैं करता हूँ क्योंकि अभी जो है हमारा कुछ सिस्टम सही नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें तो कॉलेज और कोचिंग सब सारी चीज़ें बंद हैं। तो यही एक हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक जो था, लास्ट टॉपिक के बाद एक टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी या फिर अर्हीनियस इक्वेशन। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप समझ लेते हैं तो उससे वो जो आगे वाली थ्योरी जो है दोनों थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था हमारा, केमिकल काइनेटिक्स में हम 4-5 लेक्चर जो है 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, उसमें टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, जिसको हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो यूज है वो होता ही बहुत जगह है। पूरी केमिकल रिएक्शन, जैसे अगर केमिकल रिएक्शन की अगर कहीं बात होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात जरूर होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम सब पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल ग्राफ से समझाऊंगा। हम एक कोई रिएक्शन मान लेंगे, काल्पनिक कोई रिएक्शन है, और उसके लिए ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। क्योंकि अगर आप एक बार ग्राफ समझ गए, तो अगर ग्राफ समझ में आ गया तो ये कंफर्म है कि एक्टिवेशन एनर्जी एक बार में फिर आप समझ जाओगे, कभी भी भूलोगे नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वो देखिए। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन करानी हो, मान लीजिए कुछ बनाना ही है, जैसे आप घर में कोई नॉर्मल कोई भी चीज बना रहे हैं, फाइनली अगर हम देखें तो कभी भी कोई दो चीजों को अगर मिक्स किया जाता है, किसी भी चीज को अगर मिक्स करें, कोई केमिकल कंपाउंड हो या फिर जनरल, आप चाय का एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल सा है चाय। अगर आपने कभी घर में भी चाय बनाई हो तो चाय बनाने के लिए भी हमें एनर्जी देना पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आप चीनी चाय पत्ती सब कुछ ले लीजिए और उसका मतलब ऐसे ही रख देंगे तो चाय बन जाएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो नॉर्मल से अगर हम बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं कि उन एनर्जी का नाम क्या क्या है, क्योंकि उसमें कई स्टेप है। एनर्जी को ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी हम समझा देंगे। तो हर किसी रिएक्शन के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी रिएक्शन है, दुनिया की कैसी भी रिएक्शन हो, किसी भी प्रकार की रिएक्शन, सारी रिएक्शन जो है उन सभी रिएक्शन के लिए कोई ना कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, वो अलग अलग मतलब सिचुएशन होगी या कंडीशन है, लेकिन बिना एनर्जी के कोई भी रिएक्शन हो नहीं सकती। ये स्पॉन्टेनियस होती हो या नॉन स्पॉन्टेनियस हो, किसी प्रकार की रिएक्शन हो, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती जरूर है। तो हम जब बात करते हैं एनर्जी की, तो उस एनर्जी का नाम क्या है या फिर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, दोनों को हम समझेंगे। तो सभी रिएक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, देखिए। जैसे कि मैंने एक ये ग्राफ ले लिया है, तो आप जानते हैं किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक क्या होता है, प्रोडक्ट। जैसे रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। सिंपल सी कहानी है, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें रिएक्टेंट होगा और क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो दोनों दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं हो जाती कि जैसे जितने आसानी से हम लोग समझते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, इसको इस रिएक्शन को होने में बहुत सारी प्रोसेस होती है। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी को समझने से पहले, तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं। मैंने जो है ग्राफ बनाया है, ग्राफ में इस साइड जो है हमने इधर की तरफ रिएक्शन प्रोग्रेस लिखा है। मतलब इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा उसी तरीके से रिएक्शन भी प्रोडक्ट की तरफ जो है फॉरवर्ड होगी, रिएक्शन मतलब आगे की तरफ जाएगी। और इस साइड है एनर्जी, मतलब इस वाले पोल पे एनर्जी, जैसे अगर एक्सिस आप ले एक्स एक्सिस और ये बाई, तो इस साइड एनर्जी है और इधर क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस है। इसका मतलब टाइम के साथ रिएक्शन आगे की तरफ होगी, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो इधर एनर्जी है, तो आप ये चीज फिक्स कर लीजिए कि जितनी भी रिएक्शन होती है सभी रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन बैरियर होता है। मतलब हर रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन बैरियर फिक्स है कि उस एक्टिवेशन बैरियर को जब तक कोई भी रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस ना करें, तब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो सभी रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन बैरियर फिक्स है। जैसे अगर आप लोग अगर 12th में है और 12th की कहानी में बताऊं, मान लीजिए आप 12th के बाद आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सभी का एक कट ऑफ फिक्स
फिक्स है ना, कि अगर मान लीजिए उसमें अगर परसेंटेज फिक्स हो कि 90% बच्चा वाला जो होगा, 90% जिसकी आएगी वही मतलब फॉर्म भर सकता है, या 75 वाला ही भर सकता है, तो ये कट ऑफ फिक्स हो गई है। इसी तरीके से हर एक रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन बैरियर फिक्स होता है। उस एक्टिवेशन बैरियर को जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं तभी जाके रिएक्शन होती है। तो देखिए, तो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसके लिए मैंने ये एक्टिवेशन बैरियर मान लिया, ये जो है इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एक्टिवेशन बैरियर AB, एक्टिवेशन बैरियर AB है। तो जब हम रिएक्टेंट लेंगे तो रिएक्टेंट, अब एक्टिवेशन बैरियर कहां से, यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन बैरियर है। ये तो एक्टिवेशन बैरियर है, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, इस एनर्जी का नाम होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान रखना आप, क्या होता है एनर्जी का नाम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहां से यानी स्टार्टिंग से और लास्ट तक, यानी एक्टिवेशन बैरियर तक की जो एनर्जी है, इस एनर्जी का नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अभी मैंने एक्टिवेशन एनर्जी की बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं यहां से लेकर और यहां तक की जो टोटल एनर्जी है, मतलब रिएक्शन को होने में, जो रिएक्शन के कंप्लीट होने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको लेकर जितने रिएक्टेंट के लिए, मतलब रिएक्शन के लिए कंपलसरी है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जरूरी है, मतलब इतनी एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी इस रिएक्शन को, यानी इस रिएक्शन के होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये एनर्जी कंपलसरी है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की एंट्री। मैंने अभी तक रिएक्टेंट की बात नहीं की थी, हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। ये तो हो गया इस रिएक्शन के लिए कि ये एक्टिवेशन बैरियर है और इसको क्रॉस जब करेंगे तभी जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट की, कि रिएक्टेंट का क्या रोल है। देखिए, अगर दुनिया में कोई भी रिएक्टेंट है, या रिएक्टेंट हो या कोई भी स्पीसीज ले लीजिए, अगर इस दुनिया में है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर एनर्जी होगी। ऐसा तो है नहीं कि रिएक्टेंट की एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि यहां तो जीरो है, जीरो तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर मास है तो उसके अंदर एनर्जी जरूर होगी। तो और पहली बात तो यह है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी मॉलिक्यूल के अंदर कई प्रकार की मोशन होती है, अगर एक मोशन अगर ना भी हो तो किसी और मोशन की वजह से उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जरूर, तो इसलिए हम जीरो नहीं ले सकते हैं। तो हम ये मान के चलना है कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है इतनी है, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है यहां तक है, ये रिएक्टेंट जो है इसकी एनर्जी इतनी है, ऑलरेडी है पहले से ही। अब खुद सोचिए, यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है इसको हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इस रिएक्शन को होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारा जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी सारी एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी पहले से ही है रिएक्टेंट के पास। तो इसका मतलब इतनी एनर्जी पहले से हो गई, हमें टोटल एनर्जी चाहिए ये थी, तो अब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इतनी एनर्जी अगर इस रिएक्टेंट को और मिल जाए तो ये एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर देगा, और एक्टिवेशन बैरियर को जैसे ही क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट मतलब फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी अब क्या है, अब आप समझ सकते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, यानी सक्रियण ऊर्जा की हम बात करें तो सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्टेंट से और एक्टिवेशन बैरियर तक के, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी से और एक्टिवेशन बैरियर तक की जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको लेकर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी ये वाली एनर्जी जो है यहां से लेकर और यहां तक की जो एनर्जी है उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है पूरी एनर्जी, इसको हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन, ये क्या है, एक्टिवेशन बैरियर, जो कि हर एक रिएक्शन के लिए चेंज होता है, ये फिक्स नहीं है कुछ कि यहीं पे होगा, ये सभी रिएक्शन के लिए ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, तो ये एक्टिवेशन बैरियर है, इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए इस रिएक्शन को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी जिसको क्रॉस किए बिना ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। तो हमने बात की रिएक्टेंट की एनर्जी ऑलरेडी यहां इतनी थी, तो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी जो है वो उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको रिएक्टेंट लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। अब देखिए, ये इसके बाद जब ये एक्टिवेशन बैरियर पे आ गया, यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जब मॉलिक्यूल, मैं इसके बाद जो है आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगा और अरेनियस इक्वेशन, तब हम वहां पे बात करेंगे संघट्ट सिद्धांत की, किस प्रकार से मतलब ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ती है। क्योंकि जब हम इस साइड एनर्जी देते हैं ना, तो जो बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब इस साइड आती है तो वो बॉन्ड बनता है। ठीक है, बॉन्ड बनने की प्रोसेस हो या टूटने की हो, यानी बॉन्ड बनता हो या फिर टूटता हो, दोनों ही केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, निकलती है, और एब्जॉर्ब हो या निकलती, दोनों ही केस होते हैं। ठीक है, तो जब हम यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या होगा, दो प्रोसेस होंगे, एक बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार बॉन्ड बनेगा। ठीक, तो अगर ये जो रिएक्शन है ये जरूरी नहीं है कि यहां तक आए, हो सकता है ये ऊपर भी रह सकता था, प्रोडक्ट की एनर्जी इससे ऊपर भी हो सकती है। अच्छा, मैंने इस साइड जो है रिएक्टेंट की एनर्जी दिखाई है और इस साइड जो है प्रोडक्ट की एनर्जी दिखाई है, तो ये जो है ऊपर भी रुक सकता था। जब ऊपर होता तो क्या होगा, नीचे होगा, क्या होगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, एक
वो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, तो मैंने दो ग्राफ बनाए हैं, एक जो मैंने बनाया है वो एक्सोथर्मिक के लिए बनाया है और एक क्या बनाया है एंडोथर्मिक के लिए। जब हम एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है आप समझिए। जैसे यहाँ पर जब हमने रिएक्टेंट को देखा तो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक्टिवेशन बैरियर के बाद नीचे जा रहा है, यानी इसकी एनर्जी लो हो रही है। जैसे एनर्जी लो हो रही है तो अगर ये ऊपर रुक जाए या फिर नीचे आए, या तो रिएक्टेंट से ये ऊपर रहेगा या फिर ये रिएक्टेंट से नीचे आएगा। तो जब रिएक्टेंट से नीचे आया इसका मतलब जो है इसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी। मान लीजिए मैंने इस रिएक्शन को होने के लिए 50 जूल या 60 जूल की एनर्जी दी, 60 जूल की एनर्जी दी, और जिसमें से ये आया तो इसने क्या किया, इसने एक्स्ट्रा जो है 60 जूल एनर्जी निकाल दी। हमने 50 जूल एनर्जी दी और इसने 60 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। तो जब रिलीज करेगा यानी इसने एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की है, मतलब फालतू एनर्जी निकाल दी। तो एनर्जी निकाल रहा है, अपने अंदर से निकाल रहा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी ना, रिएक्टेंट की एनर्जी से ये नीचे आ जाएगा, इसका मतलब इसने 10 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज कर दी है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इसमें हीट जो है रिलीज होगी। तो इसका डेल्टा एच जो आएगा एंथैल्पी एनर्जी वो निगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच जो होता है वो प्रोडक्ट का एंथैल्पी एनर्जी और माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी एनर्जी, यानी प्रोडक्ट में से और रिएक्टेंट को घटाते हैं। आप खुद सोचो की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है कम और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा। एंथैल्पी एनर्जी की हम बात करें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। इस साइड से आप देखेंगे तो ये कम है, तो HP माइनस HR जब करेंगे तो यानी कम में से हम ज्यादा को माइनस करना है, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इसी तरीके से जब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, यानी ये तो बात हो गई ऊष्माक्षेपी की, और ये किसकी बात है, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में डिफरेंस क्या है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लीजिए आप। जैसे हमने सेम ग्राफ बनाया है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको समझ में आ गया वो क्या है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे जितनी भी थ्योरी है वो सब इसी से रिलेटेड है। हम अरेनियस इक्वेशन हो या फिर कोलिजन थ्योरी है, दोनों पढ़ेंगे, दोनों इसी से रिलेटेड है। और ये कैसे इसको इफेक्ट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कैटालिस्ट इसमें क्या करेगा, और कैटालिस्ट नेगेटिव कैटालिस्ट हो या पॉजिटिव हो, इनको क्या इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्टिवेशन एनर्जी पे, ये हम देखेंगे अपने आगे के लेक्चर में। तो जैसे अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, सेम ग्राफ है, बस कुछ नहीं करना है। इस वाले केस में क्या था, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा हो गई, यानी इसका मतलब इस वाली रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुई है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। ठीक है, एंथैल्पी एनर्जी। जब हम यहाँ की बात करेंगे तो इसमें देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी ये है ऑलरेडी, और यहां से यहां तक, और प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर आ रही है। सेम कहानी इसमें भी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से लेकर एक्टिवेशन बैरियर तक की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। अब इस वाले केस में है क्या, जब एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करते हैं, जब एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट बनना है उसकी एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर है, उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर है, जिसकी वजह से होगा क्या, इस बार रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो HP माइनस HR जब करेंगे यानी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, यानी पॉजिटिव आएगा ना, ज्यादा में से कम माइनस कर रहा है, तो डेल्टा H यानी एंथैल्पी एनर्जी जो होगी इस बार को होगी पॉजिटिव। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसमें हमें रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पर तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, एनर्जी और एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये क्या है, एक्सोथर्मिक। मेन पॉइंट था हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो आप ध्यान रखना, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको लेकर रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जिसमें से एक क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक क्या है, एक्टिवेशन बैरियर। ग्राउंड स्टेट से लेकर और एक्टिवेशन बैरियर तक की जो एनर्जी होती है उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगर निकालने का फॉर्मूला लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से हम किसको माइनस कर दें, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है उसको अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी जो यहां से यहां तक है, इसमें से अगर हम क्या करें, रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो था हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करें तो ये कंप्लीट हो गई यहां तक। आगे के लेक्चर में जो है हम इस पे इफेक्ट देखेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, यानी कौन इसको बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाने या घटाने से रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। और इसी पर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि जब अरेनियस इक्वेशन आप पढ़ोगे तो अरेनियस इक्वेशन में, अरेनियस जो इक्वेशन है उससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, तो वो भी हम देखेंगे। प्रूफ अगर होगा तो प्रूफ भी करेंगे, और डेरिवेशन प्रूफ करके इस पे फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी करेंगे। पहले मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले हम थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आगे के लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।